नबी बख्श साहब, अब ये बताइए कि मिसाल के तौर पे हम कोई भी एग्री प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ इस तरह की इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, नेमली हम अगर राइस एक्सपोर्ट करते हैं या हम सोयाबीन जो है इंपोर्ट करते हैं, कैनोला इंपोर्ट करते हैं फॉर कंजम्पशन के, यहाँ पे उसको क्रश करके ऑयल निकाला जाए, तो क्या ये इतना आसान होता है कि आपने कोई भी ऑर्डर दे दिया और वो आ गया? इसके अंदर स्टैंडर्ड्स क्या हैं? क्योंकि अक्सर वही पिछले दिनों खबर आई थी और डॉक्टर साहब भी उस दिन उस प्रोग्राम में थे कि पाकिस्तान का जो राइस था वो यूरोपीय यूनियन में रोक लिया गया था और वो जीएमओ कंटेमिनेटेड था। तो ये साइंस क्या है, किस तरह की चीज़ें इश्यूज आते हैं नबी बख्श? बिल्कुल इमरान साहब, दुनिया में कहीं भी किसी भी मौजूद मुल्क में चले जाएं तो आप थोड़े से अगर 5-10 ग्राम भी कोई चीज़, खुली हुई चीज़ लेके जाएं जो कंज्यूमेबल होगा अपनी जेब में, तो वहीं एयरपोर्ट पे आपको रोक देंगे, पहले वो डिस्कार्ड करवाएंगे, फिर आपको अपने मुल्क में दाखिल मतलब हम ये कहते हैं ना कि जैसे आप कोई छुरी या चाकू साथ कैरी नहीं कर सकते, इसी तरीके से बीज भी नहीं कर सकते। बीज और खाने की कोई भी चीज़ जो ओपन हो वो कहीं कैरी, हमारे यहाँ क्योंकि ओपन पॉलिसी है और पॉलिटिकल अप्रोच भी है, तो सारी चीज़ें जिस तरह आपने फरमाया कि सोयाबीन और कैनोला ये जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो इंडस्ट्री है उसके लिए मंगाया जाता है, इसका तेल निकाल के वो मार्केट में सेल करते हैं, उसके बाद जो उसका वेस्ट होता है वो पोल्ट्री की फीड में चला जाता है। तो इस पे 2004 में 2003 में ये हुआ था कि हमारे यहाँ जिस तरह रक्षा फरमाए बीटी काटन का बीज आ गया था इलीगली। वो 3 सालों तक तो उसकी बड़ी यील्ड ज़बरदस्त हुई। वो जीएमओ वो जो सीड था जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो हमारे पास, क्योंकि वी आर नॉट ए जीएमओ कल्टिवेटिंग कंट्री, हमारे पास परमिशन है, क्योंकि है तो वो बहुत ही बड़ी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, हम यील्ड बड़ी उठा, लेकिन वो उसका एक पीरियड होता है 2 साल 3 साल, उसके बाद वो रेट ऑब्सोलीट हो जाता है, फिर नया बीज आ जाता है। अच्छा। जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा ज़र मुबदला खर्च करना पड़ेगा। तो हमें जीएमओ सीड पे पाबंदी है। 2003 में जो आया, तो 2004 में उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने नेशनल बायो सेफ्टी रूल्स बनाए थे 2005 में, जिसके मुताबिक उन्होंने सोयाबीन, कैनोला जो जीएमओ जो प्रोडक्ट थी आइटम्स से, उनको सारा बैन कर दिया कि नहीं आएंगे। उसके बाद 2010 में कोई बहुत बड़ी, अब तो आ रहे हैं ना, अब तो मेरे ख्याल से शुरू हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ 2010 में फिर एक बड़ा खेप आ गई, नो वेसल आ गए, फिर उन्होंने एक कंडीशन डाली कि चलो इनको अलाउ कर दो, लेकिन ये पाबंदी थी। 2022 में भी बहुत बड़ा कंसाइनमेंट रोक दी गई थी, जो उस वक्त ये पीडीएम की गवर्नमेंट थी, फेडरल मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी, उन्होंने रोक दिया। लेकिन चीमा साहब थे, उन्होंने रोक दिया वो काफ़ी अर्से, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। लेकिन 2024 के बाद 2 दिसंबर 2024 को जो मौजूदा गवर्नमेंट उन्होंने कहा कि भाई ये अलाउ कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो एट स्टेक है, उसके लिए जो है जो फीड बनती है वो उसी वेस्ट से बनती है, इसलिए हम इतना बड़ा रिस्क नहीं, हम एज ए ग्रोअर हम ये उस पर रिजर्वेशन है कि भाई आप इस तरह अगर चीज़ें मंगा, हमें कोई एतराज़ नहीं, आप भले मंगाए, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुंचे तो सारी दुनिया में ये मेथड होता है कि जैसे आपकी प्रोडक्ट पहुंचती है कंज्यूमेबल या एग्रीकल्चर कमोडिटी, तो पोर्ट पे ही आप उसको या तो फ्यूमिगेशन करें, डिवाइटलाइज करें, उनकी जर्मिनेशन ना हो उस सीड की, और या तो रेडिएशन दे उसको, या उसको जो है केमिकल प्रेशर होता है उसके। ये आ गया नजर, ये टेक्निकल ये आ गया। डॉक्टर साहब की तरफ मैं रखूंगा कि सर ये डिवाइटलाइजेशन जो है ये क्या प्रोसेस है और इसके तरीक़ेकार क्या क्या है जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में मुरव्वजा क्या है? अच्छा, मैं थोड़ा सा नबी साहब जो कॉटन की बात कर रहे थे या उसकी बात जीएमओ क्रॉप की, और ज़ाहिर है हमारे यहाँ कुछ आए ट्रायल हुए, और ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हाइब्रिड सीड हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हाइब्रिड सीड इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं वो हाई वैल्यूड भी हो जाती हैं, प्रोडक्टिविटी बड़ी होती है, बहुत सी डिजीज़ से बच जाती हैं। तो कॉटन चूँकि हमारी बैकबोन है, लाइफ लाइन है हमारे एग्रीकल्चर की, हमारी कंट्री इकोनॉमिक्स की, तो इसके ऊपर तो बहरहाल एक बहुत सीरियस चाहिए आपको अप्रोच कि हम अगर, जैसे इंडिया ने क्या किया है कि जितनी भी कंट्रीज़ थी जो जैसे मोनसेंटो है, उनके बाद जॉइंट वेंचर कर लिया। इज़ अ बिग कंज्यूमर। पाकिस्तान भी दुनिया का 5वां-6वां बड़ा एग्रीकल्चर कंट्री है। वी आर द लार्जेस्ट कंज्यूमर। हमारे साथ सारे दुनिया काम करना चाहती है, लेकिन हम खुद ही काम नहीं करना चाहते। तो आज से 10-15 साल पहले अगर हमने उनके साथ, जैसे अब आती है हमारी कॉर्न, सारी यहाँ टेक्नोलॉजी आ गई है कॉर्नस की, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं मल्टीनेशनल हैं, यहाँ अपनी कॉर्न ग्रो करवाते हैं और हमें सेल करते हैं। हाइब्रिड कॉर्न जो है, सिमिलरली अगर हम उनको अलाउ करते हैं तो वो यहाँ सीड प्रोड्यूस करेंगे, और ये जो इनका रिजर्वेशन है वो अपनी जगह बड़ी दुरुस्त हैं कि कॉस्ट बड़ी बढ़ जाती है। लेकिन ये जो है ना, उन्होंने टर्मिनेटिंग जीन्स लगाए होते हैं, आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम वो आपको दोबारा सीड लेना पड़ता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि हमें इस चीज़ को देखना है। अब आते हैं पेस्टिसाइड्स की तरफ।
बल्कि आपने फ्यूमिगेशन जो है, हाँ, इसके मिथाइल ब्रोमाइड का इशू हाँ, जो है। चले डिवेटिलाइजेशन पे पहले मैं जानना चाह रहा था क्या जी कि इसके प्रोसेस और कौन कौन से हैं। अच्छा, ये बीमारियां किस तरह की आ जाती हैं? जो खदशा है ना कि कोई बीमारी आ जाएगी किसी बीज के साथ, ये क्यों इतना अच्छा, जरूरी इसमें होता है? आपको बड़ा क्लियर दो चीज़ें देखनी है। एक होता है जी ग्रेन से रिलेटेड जितनी भी होती है ना, वो क्या होती है कि हमारी जितनी भी एग्रीकल्चर पूरी दुनिया में फार्मिंग होती है, तो ये जो वीवल्स हैं इसके एग्स होते हैं और फिर वो फ्लाई करते हैं और फिर अपनी ब्रीडिंग करते हैं। तो वो छोटे छोटे एग्स जो होते हैं वेरी स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो सीड्स के साथ चिपके होते हैं। अच्छा, ठीक है। और ये पूरी दुनिया का हमारा इशू नहीं है, पूरी दुनिया का है और हर जगह दुनिया में बड़े अच्छे तरीके पे इसको कंट्रोल किया जाता है। हाँ। तो हमारे यहाँ भी चूँकि वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रेन ग्रोअर है पाकिस्तान। दुनिया में बहुत कम कंट्रीज़ हैं जो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रेन ग्रो करते हैं, तो पाकिस्तान उनमें लकीली है। तो इसलिए हमारी फूड सिक्योरिटी का जो इशू है वो हमारी अपना पैदा किया हुआ है, हमारी एग्रीकल्चर का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ना है फूड सिक्योरिटी है भी नहीं। असल चीज़ ये है कि हम उसको मैनेज नहीं करते। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वीवल्स को कंट्रोल करने के लिए मिथाइल ब्रोमाइड का जो इशू है, अगर हम इसकी तरफ आते हैं तो वो हैजर्डस है, इसमें कोई शक नहीं। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने उसके ऊपर बैन लगा दिया। अब इसके जो अल्टरनेटिव्स हैं वो दो तरह के, एक तो उन्होंने बेटर केमिकल्स जो है ना, और जो रिलेटिवली जैसे ऑस्ट्रेलिया ने जब ये हुआ या अमेरिका में हुआ तो उन्होंने दूसरे केमिकल्स को इंट्रोड्यूस करा दिया, जैसे एक फॉस्फीन है और दूसरी जो है सल्फर फ्लोराइड है, इथाइल फॉर्मेट है। ये अच्छा, ये जो हमने फॉस्फीन है ये उससे सस्ती भी है। हाँ। और इसके अलावा उसकी एफिकेसी भी बेहतर है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है। नहीं, लेकिन उसमें ये कहा गया, जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है उसमें कहा गया कि फॉस्फीन जो है वो मिथाइल ब्रोमाइड के मुकाबले में लेस इफेक्टिव है। और ये मिथाइल ब्रोमाइड जो है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये इन्होंने भी एक लेटर लिखा है पाकिस्तान, और ये डॉक्टर मोहम्मद हाशिम पोपलज़ई जो कि सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च थे, और उन्हें ये कहा गया कि पाकिस्तान में मिथाइल ब्रोमाइड से ही जो है वो ट्रीटमेंट करवाया जाए, जो अमेरिका से जितनी भी उनकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आती हैं। तो ये बताइए क्या इसमें क्या है? मिथाइल थोड़ा सा मैं सिर्फ ये ऐड करता जाऊँ, ये जो रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा है यूरोपियंस की है। हाँ। अब यूरोपियन हमारे से मेजर जो लेते हैं, इसका ऑल्टरनेट है कोई हमारे पास? हाँ, मैं वही ग्रेन जो मेजर लेते हैं यूरोप वाले, वो हमसे राइस ही लेते हैं। हाँ। तो हम उनके लिए ये स्पेशल अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर वो ज़्यादा पे करते हैं तो आप उसकी रेडिएशन करवा लें, आप स्टीम करवा लें, हीट। असल चीज़ ये है ना कि वो ज़्यादा पे क्यों करेंगे? अगर उनको अच्छी ग़िज़ा चाहिए तो ज़्यादा पे नहीं। तो इंडिया के ऊपर भी यही कदगन है, उनको भी ये कहा गया कि आप इथाइल ब्रोमाइड नहीं यूज कर सकते। हाँ। तो अब उन्होंने भी कोई ना कोई अल्टरनेट तो करना है। लेकिन दो चीजें हैं ना सर इसमें, एक तो ये कि आप ये जो इसकी डिवेटिलाइजेशन है ये ओरिजिन कंट्री से करें जहां से आप इंपोर्ट, जो आपको इंपोर्ट कर रहा है, या फिर आप यहां पे करें, तो प्राइमरी जिम्मेदारी उसी की है जो इंपोर्ट आपकी जो ओरिजिन कंट्री है, डेस्टिनेशन बाद में आता है। लेकिन एक एनालिसिस भी है, भैया आप मिथाइल ब्रोमाइड से अगर कराते हैं, अमेरिका में कराते हैं, कि आपको क्या कॉस्ट पड़ती है? नहीं, कास्ट का तो वो इंडस्ट्री वाले बताएं, लेकिन जिस तरह आपने फरमाया कि मीटिंग में भी ये हुआ कि भाई जो ओरिजिन एक्सपोर्टिंग कंट्री है वहाँ से अगर फ्यूमिगेशन उसकी होती है तो हमें यहाँ कोई कदगन नहीं है कि हम उसको अलाउ कर देंगे। लेकिन मैंने वहाँ एज ए फार्मर बात उठाई, भाई अगर एक वेसल निकलता है कहाँ से कहीं से, तो किसी वेसल को 40 दिन भी लगते हैं। जो एफिकेसी उसी फ्यूमिगेशन की वो 15 दिनों के बाद वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए हमारी कंसाइनमेंट जिस तरह आप फरमा रहे थे कि यूरोपियन कंट्री में चावल राइस गई थी, वो हमने तो फ्यूमिगेशन की थी, लेकिन वहां से वापस आए क्योंकि वहां उन्होंने टेस्ट की। हमारी सर्टिफिकेशन पे कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता कि आपने फ्यूमिगेशन, हमें वो डाउट होता है कि उन्होंने की है, इसलिए हमें भी वेरीफाई करना चाहिए। तो फ्यूमिगेशन मेरा एज ए ग्रोअर मेरा इशू नहीं है कि आप फ्यूमिगेशन करते हैं मिथाइल ब्रोमाइड से करते हैं, मैं कहता हूँ डिवाइटलाइज होना चाहिए जो भी प्रोडक्ट आती है, ताकि उसकी जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं बीटी काटन का, मैंने आपको बताया 2003 में इलीगली ट्रांसपोर्ट होकर आ गई। पहले 3 साल हमारी जो यील्ड थी 60 मन तक पहुंची, बेहतरीन रही, डिटोरेट हो गई। जीएम टेक्नोलॉजी, जीएम जो टेक्नोलॉजी जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मेथड है उसका हम कॉम्पीट नहीं कर सके दुनिया, क्योंकि हमारे पास पुराना जो सिस्टम है LMO,
लिविंग मैग्नीफाइड ऑर्गेनिज्म, उसी के थ्रू हमें रिसर्च करके अपने ही जो है इंडिजिनस जो प्रोसेस है उसको डेवलप करना चाहिए। अगर जीएमओ टेक्नोलॉजी पे हम गए तो हम उस खर्चे को भी, हम ये कहते हैं कि भाई आप फ्यूमिगेशन करें, आप रेडिएशन करें, आप केमिकल प्रेशर करें, या आप जो है सारी चीजें ठीक है, उसको डिवेटलाइज होना चाहिए। बट ये कि इस कमेटी में ये जो फैसला किया गया कि मिथाइल ब्रोमाइड जो है इसको खत्म कर दिया जाए, फेज आउट कर दिया जाए, तो इसका कोई ऑल्टरनेट है? अगर कोई ऑल्टरनेट है तो फिर सही है ना। मैंने यही कहा, मैंने कहा मिथाइल हम, मेरी तो कंपनी नहीं है, हम किसी फार्म किसी की भी आप मिथाइल को वाइप आउट कर दें, आप कहते हैं कि हैजर्डियस उसके इश्यूज है, तो आप जो है केमिकल प्रेशर के थ्रू करें या रेडिएशन के थ्रू करें, और भी तरीके ना, कोई तरीका तो अडॉप्ट करें जो पोर्ट पे अराइवल हो, आपको हमें सेफ्टी हो। क्योंकि अगर एक कंसाइनमेंट जो है सोयाबीन की कराची में पहुंचेगी, वो जाएगी गुजरांवाला, गुजरा इस्लामाबाद या लाहौर जाएगी, पेशावर जाएगी, तो बीच में दोनों अतराफ जो है शहर के ज़रिए आबादी है, तो वो अगर सीड जो है गिरता गया तो जाहिर बात है। सर इस पॉइंट के ऊपर आइएगा, इस पॉइंट ये बात कर रहे हैं कि 1600 किलोमीटर जो ये यहाँ से जा रहा है, और ज़ाहिर के एक इम्पोर्टर जो है ना वो उसने इंपोर्ट किया और उसने पार्टी को दे दिया, ठीक, उसका कंसर्न बहुत ज़्यादा इस चीज़ से नहीं होता, टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ और इनर उसमें, लेकिन किस किस्म के नुकसान हो सकते हैं बाय एक्सीडेंट, या आप कह रहे हैं कि पॉलिनेशन के थ्रू या बर्ड्स के थ्रू या हवा के थ्रू इस तरह के बीज अगर स्प्रेड होते हैं तो क्या नुकसान